एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल जब दो लाइन, एंगल मीन्स क्या होता है? कोण होता है। जब दो लाइन, देखो एंगल कैसा होता है, जैसे कि दो मार्कर हैं, इसकी ये दोनों मार्कर हैं। अगर हम यहां से देखें, दोनों मार्कर हैं, अगर हम यहां से देखें तो इसके पीछे वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और इनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो कैसा है? वो यहाँ फिक्स है, एक ही है। तो यहां से फिक्स से ये लाइन ऐसी, जब उसी पॉइंट से रोटेट होती है, जब दो लाइन एक पॉइंट से जब रोटेट होती हैं तो उनके बीच में इंक्लिनेशन होता है, मतलब उन दो लाइनों के बीच में एक झुकाव होता है। उस झुकाव को ही हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। तो कोण क्या होता है? जब दो लाइनों के बीच में एक फिक्स पॉइंट से रोटेट करने पर, घुमाने पर उनके बीच में जो झुकाव होता है उसको ही हम कहते हैं, कोण कहते हैं उसको। अब जैसे कि जो एंगल है, इसकी ये एंगल, ये वाली एक लाइन है, इसकी इसी के ऊपर एक और लाइन है, ये लाइन है, इसके ऊपर ही एक और लाइन है। तो इसको इस फिक्स पॉइंट से रोटेट किया जा रहा है, इसको ऐसे पकड़ के इसको रोटेट किया जा रहा है। जब इसको रोटेट किया जाता है तो इन दो लाइनों के बीच में एक झुकाव आ जाता है। ये एक फिक्स पॉइंट है। जो एक फिक्स पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्टेक्स। इसको कहते हैं वर्टेक्स। अब ये दो लाइन है, लाइन जो होती है, सॉरी लाइन इनको नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि लाइन जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक एक्सटेंड की जा सकती है, लेकिन इसका एक फिक्स पॉइंट है। इसका क्या है? एक फिक्स पॉइंट है। जब एक फिक्स पॉइंट है और एक डायरेक्शन में इसको बढ़ाया जा रहा है तो ये रे हो जाती है, ये रे है। जब दो रे को रोटेट किया जाता है तो उनके बीच में एक झुकाव आ जाता है। तो ये झुकाव है, इन दो रे के बीच में जो झुकाव होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं, इसी को कोण कहते हैं। और ये जो रेज होती हैं इनको क्या कहते हैं? इनको आर्म कहते हैं, आर्म कहते हैं। ये वर्टेक्स हो जाती है, ये भी आर्म हो जाएगी। आर्म कह दो, साइड कहो या रे कहो, कुछ भी कहो, इसको कुछ भी कह सकते हैं। अब इनके बीच में जो इंक्लिनेशन मींस होता है झुकाव। जब दो रे के बीच में जो झुकाव होता है उसी को एंगल कहते हैं। बात क्लियर हुई? तो अब एंगल कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो टाइप ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के टाइप। एंगल कितने टाइप के होते हैं? एंगल होते हैं, सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ऐसा एंगल, ऐसा एंगल, ऐसा एंगल जिसके बीच का झुकाव 0 डिग्री से लेकर 90 के बीच का होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसका झुकाव या जिनका इंक्लिनेशन 0 डिग्री से 90 के बीच का होता है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच का।
बीच का होता है। तो अगर कोई भी एंगल 90 का आता है या 0 का आता है तो वो एक्यूट एंगल नहीं होगा। अगर 90 डिग्री का आता है तो वो दूसरा एंगल होगा कोई सा भी, और 0 का आता है तो वो क्या होगा, 0 एंगल होगा। अगर दोनों रेस इसी रे पर हैं, अगर दोनों रे इसी रे पर हैं तो ये यहाँ पर कौन सा एंगल बन जाएगा, 0 डिग्री एंगल बन जाएगा। और एक्यूट एंगल कैसा होता है, एक्यूट एंगल ऐसा होता है जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, या 0 और 90 के बीच का हो, ना उसमें 0 इंक्लूड हो ना 90 इंक्लूड हो, ना 0 होना चाहिए ना 90 इंक्लूड होना चाहिए, तो ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा नंबर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है, ऐसा एंगल जो 90 और 180 के बीच का हो, मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल कैसा होता है, ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, या जो एंगल अगर 90 का होता है तो उसको राइट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, ऐसा एंगल जो 180 का एंगल हो, मतलब ऐसा एंगल जो 180 का हो उसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे, जो 90 डिग्री का हो उसको राइट एंगल कहेंगे, और जो 90 से बड़ा 180 से छोटा होता है तो उसको ऑब्ट्यूज कहते हैं। 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का हो उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। एक आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अब रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है, ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा। 360 डिग्री से जो छोटा होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो, 360 डिग्री से छोटा होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब लास्ट आता है अपना कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कैसा होता है, अब आता है अपना कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कैसा होता है, ऐसा एंगल जो 360 डिग्री का हो, ऐसा एंगल जो 360 डिग्री का, जो भी एंगल अगर 360 डिग्री का होता है उसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। अगर 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल कहते हैं, और 90 डिग्री का होता है तो उसको राइट एंगल कहते हैं। तो ये अपने एंगल होते हैं, ठीक। तो आज इस चैप्टर में हम लोगों ने लाइन और एंगल के बारे में डिस्कस किया, कितने प्रकार की लाइन होती है, कितने प्रकार के एंगल होते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया था, एंगल के बारे में डिस्कस किया था। अब और उसके आगे एंगल कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसा होता है, ऐसा एंगल, मतलब ऐसे दो एंगल जिनको सम करने पर 90 डिग्री आता हो, ऐसे दो एंगल जिनको सम करने पर, जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री आता है, तो उनको क्या कहते हैं,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कोई से भी एंगल ले लो, कोई से भी ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पर 90 आता हो, जैसे कि ए प्लस बी, मतलब कोई भी एक ए एंगल है, कोई भी एक बी एंगल है, इनको ऐड करने पर 90 डिग्री आता है, उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि एग्जांपल जैसे 60 को ऐड करने पर कितना आता है 90। अगर पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, अगर जैसे पूछा जाता है कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो इसको हम कैसे डिस्कस करते हैं, मतलब कोई भी ये दो एंगल हैं, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, तो इनमें हमें क्या करना है, जैसे कि मान लो 30 डिग्री का हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो इसकी जगह पे 30 हो जाएगा। अब हमें ये पता नहीं है और आना कितना है 90 आना है, कितना ऐड कर दें कि 90 हो जाए, तो 30 में जितना ऐड करेंगे, 30 में जितना ऐड करेंगे वही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। जैसे 30 में कितना ऐड करेंगे, तो 30 में 60 ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर मान लो 80 दिया हुआ है, 80 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो 80 में कितना ऐड करने पर 90 आ जाए, तो 80 में अगर हम 10 ऐड कर देंगे तो हमारा 90 आ जाएगा, तो 80 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 80 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और एक जैसे क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इक्वल होते हैं, तो इसमें क्या आता है, मतलब कोई भी ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पर 90 आ जाए और कैसे हो दोनों इक्वल हो, तो क्या हो जाएगा 45 और 45, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री वही होता है 45, तो ऐसा ये एंगल हो जाएगा जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इक्वल होते हैं, उनको क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 45। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, इनको कहते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में कहते हैं पूरक कोण, मतलब पूरक बताना है, तो 30 का पूरक क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। जैसे पूछा जाता है कि 30 का पूरक कोण कौन सा होगा या क्या होगा, तो 30 का 60 हो जाएगा पूरक कोण, तो ये हमारा पूरक कोण होता है। जैसे 80 का पूरक कोण कितना होगा 10, 45 का पूरक कोण क्या होगा 45 हो जाएगा। तो अब हमें देखो, जैसे कि क्वेश्चन अभी हमें बताया था कि ऐसे कौन से पूरक कोण होते हैं जो आपस में बराबर होते हैं, ऐसे कौन से कोण होते हैं जो ऐसे कौन से पूरक कोण होते हैं जो आपस में बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो कैसा होता है इक्वल होता है, ठीक। तो ये पूरा कोण समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब अपना आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है सप्लीमेंट्री एंगल कैसा होता है, सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में कहते हैं संपूरक। संपूरक कोण, जैसे अभी समझा था पूरक कोण, तो पूरक में क्या था, ऐसे दो कोण जिनको ऐड करने पर 90 आ जाए तो वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, संपूरक में क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 आ जाए, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 आता है उसको क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब जैसे कि 110 है, 110 का हमें संपूरक कोण बताना है, तो 110 का संपूरक कोण कितना हो जाएगा
70 हो जाएगा। कैसे? 110 में कितने ऐड कर दें कि हमारा आंसर 180 हो जाए? 180 मतलब संपूरक हो जाए। तो संपूरक कैसा होता है? 110 में हमने 70 ऐड कर दिए जिससे हमारा 180 आ जाता है। तो 110 का संपूरक क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अगर हम 70 का पूछे, 70 का संपूरक क्या होगा? ये होगा, मतलब ये इसका पूरक, ये इसका पूरक, ये इसका संपूरक, ये इसका संपूरक। अगर 70 का पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 70 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 110। और 110 का अगर सप्लीमेंट्री पूछा जाता है तो 70 हो जाएगा। क्यों? ये एक दूसरे के संपूरक हैं, मतलब एक दूसरे को ऐड करने पर 180 आता है, तो ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे के संपूरक हो जाएंगे। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल ये दोनों समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। लीनियर पेयर का क्या होता है? इनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोण का रेखीय युग्म, इनको कहते हैं कोण का रेखीय युग्म कहते हैं। मतलब इसका हिंदी में देखो क्या समझ में आता है। कोण का रेखीय युग्म मतलब एक ऐसी रेखा जिस पर कोण का युग्म बनाया जाए। युग्म मतलब होता है जोड़ा, मतलब पेयर। युग्म का क्या मतलब होता है? जोड़ा या पेयर। मतलब ऐसे दो एंगल जिनको एक ही रेखा से या एक ही लाइन से बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? कोण का रेखीय युग्म। जैसे कि जो कोण होता है रेखा पर, रेखा मतलब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एंगल कितने का बनता है? 180 का बनता है। स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितने का बनता है? 180 का बनता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल में भी एंगल कितना था? 180। अब पेयर ऑफ एंगल का क्या मतलब है? एक ऐसी लाइन जिस पर कोण का युग्म हो, जिस पर एंगल का पेयर हो। एक ऐसी लाइन जिस पर एंगल का पेयर होता है, जोड़ा होता है। मतलब ऐसी लाइन जिस पर एंगल का जोड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? कोण का रेखीय युग्म या लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब ये लाइन है, इस पर एक हमने एंगल बनाया। जब इस पर एंगल बनाया तो एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। मान लो ये ए एंगल है, ये बी एंगल है। तो ए और बी एंगल को ऐड करने पर कितना आएगा? 180 आएगा। क्यों आएगा? ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को ऐड करने पर 180 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक सीधी रेखा में या एक सरल रेखा में जो एंगल कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। इसीलिए इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 होगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल क्या दिया था? 110 और 70। तो ये मान लो जैसे कि ए जो है ये अपना है 110 है, ये 110 है। तो इसका ये लीनियर पेयर कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 180 आता है। जब ये 110 है तो ये कितना आ जाएगा? ये 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब इसके बाद बात आती है अपने वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसा होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ऐसा एंगल, ऐसे एंगल जो जब दो लाइनें
जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं। जैसे कि जब दो लाइन, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं, तो उनसे एंगल बनते हैं, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। देखो, जैसे कि जब दो लाइनें हैं, इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट है O, एक O पॉइंट पर इन लाइनों में का इंटरसेक्शन हुआ। जब इंटरसेक्शन हुआ तो इनसे ये एंगल बन गए, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, जैसे कि मान लो इसको लिखा ABCD, ये एंगल है ABCD। अब ABCD जो एंगल होते हैं, तो ये A एंगल जो है वो C के इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल ये जो B होता है ये D के इक्वल होता है, एंगल B इक्वल टू एंगल D। अब हमें ये देखना है, जैसे कि हमने अभी आपसे कहा कि A एंगल जो है वो C के इक्वल होता है और एंगल B इक्वल होता है D के। अब हमें ये बताना है, ये आखिरकार जो एंगल इक्वल होते हैं ये कैसे इक्वल होते हैं, क्यों इक्वल होते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल C। अब देखो, जैसे कि एंगल A लिखा है और एंगल C, अभी हमने बताया एंगल A और C इक्वल होते हैं। जब इक्वल होते हैं तो ये कैसे इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये कैसे होता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, अब ये एंगल मान लो, जैसे कि ये है दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, मान लो ये L लाइन है, ये M लाइन है, एक पॉइंट पर काटती हैं, तो इससे एंगल कितने बन जाएंगे, चार एंगल बन जाएंगे। कितने एंगल बन जाएंगे, चार एंगल बन जाएंगे। अब देखिए, जैसे कि मान लो ये 70 है, कितना है ये 70 एंगल है। अब हमें सब एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो ये है, इसको अगर हम छिपा लें, जब हमने इसको छिपा लेते हैं तो ये एंगल बन जाता है। ये कैसा एंगल है, इसको अभी हमने समझा था, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर एंगल कैसा होता है, ये वाला लीनियर पेयर एंगल कैसा होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम करने पर 180 आता हो, ऐसे दो एंगल जिनका सम करने पर 180 आता हो। तो अब जैसे कि ये 70 है, इसको अगर हम हाइड कर लें तो ये वाला कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70। ये जब 70 दिया हुआ है तो ये कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तब ये 110 जो हो जाएगा, ठीक, 110। अगर हम इसको हाइड कर लें तो ये कितना है, 110, तो इसका ये लीनियर पेयर एंगल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब जैसे कि इसको हाइड कर लिया तो ये 70 है, तो ये कैसा बन गया, इस लाइन पर ये दोनों एंगल कैसे हो गए, लीनियर पेयर हो गए। जब ये 70 हुआ तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब देखो, अपोजिट एंगल इक्वल आ गए, अपोजिट एंगल इक्वल आए, कैसे आए, तो ये सब किस पे डिपेंड है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल पे। तो इसमें हमने क्या देखा, एंगल A किसके बराबर होता है, अपोजिट C के एंगल के होता है, और एंगल B जो होता है वो एंगल D के इक्वल होता है। अब इसमें एक और आता है अपना एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, ऐसा एंगल जब दो रे एक फिक्स पॉइंट से, जब दो रे एक फिक्स पॉइंट से निकलती हैं, जब दो रे एक फिक्स पॉइंट से निकलती हैं और एक उनकी बीच की कॉमन रे होती है, जैसे कि जो ये पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं, और इसका पॉइंट जैसे O मान लिया इसको, ये A है, ये B है, ये C है, ये है, तो O ये क्या है, O वर्टेक्स है,
वो क्या है, वर्टेक्स। और ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये क्या है, ये आर्म है, आर्म। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, ऐसा एंगल जिसमें एक कॉमन आर्म हो, जिसमें एक इसके पॉइंट होते हैं। एडजेसेंट एंगल कैसा होता है, जिसमें वन इसमें क्या होता है, वन कॉमन पॉइंट होता है और वन एक, इसमें एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे कि ये ओ जो है, ओ से ही बी निकली है, ओ से ही सी निकली है, ओ से ही ए निकली है। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी, तो ये कैसे हो गए, सब किससे निकले हैं, ओ से निकले हैं। तो ओ एक कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा। अब कॉमन आर्म कैसी होती है, जो ओ बी ओ ए, इसमें बी ओ ए में कॉमन हो, बी ओ ए में कॉमन कौन सी है, देखो बी ओ सी, बी ओ सी और सी ओ ए। जो बी ओ ए है इसको हम कैसे लिखेंगे, बी ओ सी, सी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ ए, सी ओ ए। तो जो बीओसी है, बीओसी में ओसी इसमें भी है और ओसी इसमें भी है, तो ओसी क्या हो जाएगी, कॉमन आर्म हो जाएगी, ओसी क्या हो जाएगी, कॉमन आर्म हो जाएगी। अब थर्ड पॉइंट इसमें आता है, वन कॉमन पॉइंट हो जाएगा, वन कॉमन आर्म हो जाएगी। अब जो कॉमन आर्म है, जो कॉमन आर्म होती है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो कॉमन आर्म है इसके अपोजिट डायरेक्शन में दो नॉन कॉमन आर्म होती हैं। कैसी होती हैं, जो कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में दो नॉन कॉमन आर्म होती हैं। ठीक है, तो इसका ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें समझ में आई। आज का अपना टॉपिक था लाइन एंड एंगल। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रे के बारे में, और कोलिनियर पॉइंट के बारे में, नॉन कोलिनियर पॉइंट, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, और फिर एंगल के बारे में डिस्कस किया। एंगल कितने टाइप के होते हैं, 0 डिग्री एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, और कंप्लीट एंगल क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। ये सारे टॉपिक के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जो भी इसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना कल का टॉपिक रहेगा ट्रायंगल। तो कल टॉपिक जो है ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के बारे में सभी ट्रायंगल के बारे में कल डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, उनको साइड पे कैसे, साइड के अकॉर्डिंग उनको कैसे डिवाइड किया गया है, एंगल के अकॉर्डिंग उनको कैसे डिवाइड किया गया है, कितनी वर्टिसेस होती हैं इसमें, कितने साइड होते हैं, कितने एंगल होते हैं, और जितनी भी प्रॉपर्टी है, मतलब जीरो से लेकर जहां तक ट्रायंगल का यूज होता है वहां तक पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, ट्रायंगल के साथ। ओके, बाय बाय।